बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो गया है, जिसमें से बहुत लोग का जरूरत पड़ रहा है वंशावली का। तो वंशावली आपको सही तरीका से कैसे बनवाना है और वंशावली में जो आप डिटेल्स दे रहे हैं तो किस किस आदमी का डिटेल्स होगा और बनाने का क्या तरीका है और कितना आपको खर्चा आएगा, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही जो कि आपको वंशावली का फॉर्म है, जो तकरीबन 6 पेज का आपको फॉर्म है। ये जो कि है बिहार में सरपंच जी द्वारा निर्गत करने का बात बताया जा रहा है और सरपंच जी द्वारा ये वंशावली बनाया जाता है। लेकिन आप ऑनलाइन के माध्यम से इस जो कि पीडीएफ को आप निकालेंगे तो केवल आपको मिलेगा 3 ही पेज का, अनुसंधान करने वाला पेज आपको नहीं मिलेगा। तो यह फॉर्म जो कि मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ, मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल चुका हूं, तो वहां से आप चाहें तो उसको डाउनलोड करके ले सकते हैं। यह जो कि फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको शपथ लेना होगा। वह शपथ होता है जैसे जो कोई आदमी वंशावली बना रहा है तो उसी खानदान का जो कोई परवरिश हुआ होगा वही आदमी जो कि इसमें अपना शपथ ले सकता है। शपथ लेने के लिए अगर आप अपने एसडीओ कोर्ट जाते हैं, जहाँ पे आपका जो अनुमंडल पड़ता है, वहीं से आपको शपथ पत्र बनवा कर उसी जो कि है कार्यपालक जो दंड पदाधिकारी हैं उन्हीं के द्वारा साइन मोर करके उस शपथ पत्र पर आपको दिया जाता है। वहां पे जो कोई आदमी शपथ लेता है तो अपना जो कि खुद का पूरा डिटेल्स उसमें फिलअप करेगा, अपना नाम, पिताजी का A to Z। तो यही जो कि फॉर्म जो कि आपको 6 पेज का, अब इसको भरना कैसे है इसका जानकारी हम आपको दे देते हैं। यही आपका वंशावली का ओरिजिनल फॉर्म है। ये आपको 6 पेज में फॉर्म है। अगर आप ऑनलाइन से डाउनलोड करेंगे डायरेक्टली तो आपको 3 पेज का ही मिलेगा। ये जो कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। इसके पहले इस फॉर्म को भरना कैसे है सब कुछ जानकारी आपको इसमें दे देते हैं। यह जो कि यहाँ पे लिखना है सरपंच महोदय के, जैसे आपका जो पंचायत का नाम होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद पंचायत का नाम दोबारा से आपको यहाँ पर भी लिख लेना है, अपना प्रखंड का नाम लिखना है और आपको जिला का नाम लिख लेना है। शपथकर्ता इसमें वही होगा, उसके घर सदस्य का जो कोई आदमी होगा वही कोई एक आदमी एफिडेविट बनाकर वो शपथ लेगा। तो आपको शपथकर्ता का नाम जिस प्रकार से होगा यहाँ पे वो नाम लिख लेगा। उसके बाद उसका पिताजी का क्या नाम है उसको लिखना है, वार्ड संख्या क्या है, इसका ग्राम यानी घर कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, थाना कहाँ पर है और पंचायत जिस प्रकार है पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। मुझे खतियानी जमीन या जो कि हमको बैंक संबंधित या जो कि सर्वे संबंधित कार्य हेतु वंशावली निर्गत करने के लिए जो आपको काम होगा यहाँ पे आपको काम लिख लेना है। अगर यहाँ पे बैंक संबंधित आप करते हैं तो आपको जो कि वंशावली में बेटी का नाम आप नहीं दे सकते हैं, आपको देने की जरूरत नहीं है। आप जो कि कोई उसका बेटा होगा तो बैंक संबंधित में काम करता है, पैसा निकालने का या कोई पैसा फंसा होगा तो आदमी दे सकता है। यानी कि भूमि सर्वेक्षण में इसमें कानून और रूल बनाया गया है कि बेटी का भी नाम आपको देना है। तो आपको भूमि सर्वेक्षण के लिए बना रहे हैं, यहाँ पे भूमि सर्वे 2024 आपको लिखना है, उसी काज के लिए बना रहे हैं। या अपना जो खतियान अपने नाम पर लेने के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चीज लिखना होगा। उसके बाद देखिए मेरे परिवार का वंशावली निम्न प्रकार, ये आपको वंशावली यहाँ पे लिखना कैसे होता है, आपको इसमें बक्सा बना कर आपको लिखना होता है। एक आपको यहाँ पे सैंपल दिखा देते हैं। जैसे देखिए 1 पेज का ही यही आपको वंशावली मिलता है, ठीक है। आपको 6 पेज का भरा जाएगा लेकिन पूरा फाइनली जो ग्राम कचहरी से निर्गत होगा मात्र 1 पेज का वंशावली मिलेगा। तो यहाँ पे जितना डाटा आपको भरा जाता है उसके बाद देखिए जो आदमी का मृत्यु हो गया है या जिसके नाम पर खतियानी जमीन है उस दादा परदादा का तो उसका नाम लिखना है। उनका जो कि कितने बेटे हैं बेटे का नाम लिखना है। उसके बाद उनके बेटे के अनुसार उनका जो कि पत्नी का नाम जो होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो इन केस में देखिए ये आदमी का जो कि डाटा नहीं है यहाँ पे तो इनका जो कि छोड़ दिया गया है। इस जो कि वंश के अनुसार यहाँ पर जो कि इनका जो कि चलते आ रहा है तो इस आदमी का नाम जो लिखा गया है, इनके जो कि 3 बेटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे का आपको नाम जना दिएगा और तीनों बेटे का मृत्यु हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इस आदमी का 2 बेटे हैं, इनका जो कि अभी जीवित है और एक जो कि मृत हो गया है और आपको नवल्द भी था। नवल्द उसको बोलते हैं जिसका कोई बाल बच्चा ना हो, उसका जो कि संपत्ति का पूरा हकदार उसका भाई होता है, इसीलिए यहाँ पर नवल्द जनाया जाता है। उसके बाद दूसरे आदमी का देख सकते हैं जो मृत है, इनका भी 2 बेटे थे और इनमें जो कि एक आदमी के देह से 3 बेटे थे, तो यहाँ पे आपको लिखा गया है। ये आदमी मृत हो गया था, इसमें देखिए इनका
4 बेटे थे, तो इस प्रकार से खंदा बनाकर आपको वंशावली का विवरण आपको देना पड़ता है। हम जो कि यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा ही ऑलरेडी पहले से लिख कर यहाँ पे किसी भी आदमी को दे दे रहे हैं। आपको जिस प्रकार से हो अपना पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा कलम से, नहीं तो कंप्यूटर से भी बनाने में आपको परेशानी हो जाएगा। आप मेरे हिसाब से समझ सकते हैं तो कंप्यूटर से लिखने में ज़्यादा आपको आसान होगा और साफ सुथरा दिखेगा। तो आपको वंशावली के तौर पे जो खतियान आपको नया बनेगा उसमें नाम लिखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी हो। यहाँ पे वंशावली का जो डिटेल्स आप यहाँ पे इस प्रकार देख सकते हैं। अब यहाँ पे यही जो कि बक्से में ये चीज आपको भरना होता है, ठीक है। उसके बाद आवेदक जो कोई इसमें शपथ लिया होगा उसका यहाँ पे अंगूठा हस्ताक्षर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा। बहुत लोग धोखा करके यहाँ पे बेटी का नाम अभी बिहार सर्वे में जो काम चल रहा है उस वंशावली में नाम नहीं दे रहे हैं। वो बाद का बाद वो अपना वो समझेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर बेटी का नाम भी यहाँ पे आपको दर्शाना है। और वंशावली के अनुसार वो जो कि एक खतियान बनता है तो बेटी का भी नाम उसमें चढ़ेगा। अगर बेटी से आप एनओसी ले लेते हैं या फुआ बुआ से एनओसी ले लेते हैं कि इस धन संपत्ति से हमको कोई मतलब नहीं है, तो एक स्टाम्प पेपर पर आप लिख कर वंशावली के साथ संलग्न करते हैं और कानूनगो को ये दस्तावेज देते हैं, उसके जो कि कागजात के अनुसार खतियान में नाम नहीं रहेगा। वह खतियान आपके नाम से जिस प्रकार से आपका जिस प्रकार से खानदानी जमीन चल रहा था वो बेटे के नाम से वो खतियान बन जाएगा। तो इस प्रकार से सब कुछ इसमें भर लेना है। उसके बाद नीचे आना है और यहाँ पे कार्यपालक जो दंड अधिकारी है तो यहाँ पे आपको जो एसडीओ कोर्ट होगा, एसडीओ कोर्ट आपका कहाँ है उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जो आदमी शपथ लिया था उसका यहाँ पे शपथकर्ता का नाम होगा। तो हम आपको पहले बता चुके हैं खानदान का ही आदमी कोई एक होगा जो शपथ लेगा। उसका उम्र वर्ष कितना है आपको यहाँ पे लिखना है। उसका पति पिता का क्या नाम है आपको यहाँ पर लिख लेना है। आदमी उस जगह पर कितने साल से रह रहा है, उसका जो कि निवासी के तौर पर वार्ड संख्या, यहाँ पे गांव का नाम लिखेगा, पोस्ट ऑफिस लिखेगा, उसका थाना होगा थाना और प्रखंड होगा प्रखंड, जिला होगा तो जिला। उसके बाद यहाँ पे सफलतापूर्वक आदमी बयान करता है कि ये जो कि हम इस कार्य के लिए वंशावली बना रहे हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सर्वे के लिए बना रहे हैं या खाता से पैसा निकालने के लिए। अगर आपको दादा परदादा के या पिताजी के नाम पर है पैसा निकासी करना चाहते हैं तो वंशावली के आधार पर बैंक द्वारा भी पैसा आपको निकल जाता है अगर नॉमिनी का नाम नहीं होता है। तो जिस केस में अगर आप इस वंशावली का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो चीज आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर से आपको वंशावली निम्न प्रकार से जो यहाँ पे मैं खंदा आपको दिखाया था वही चीज दोबारा से आपको यहाँ पर भी वो खंदा बनाकर आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्राम कचहरी कार्यालय जो आपका पंचायत का नाम होगा, पंचायत का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद प्रखंड का नाम होगा, उसका शपथकर्ता जो कोई एफिडेविट अपने नाम से बनवाया था उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। और आपके जो कि वंशज के अनुसार 8-10 आदमी है तो किसी एक आदमी को शपथ लेना है, सबको लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आना है, वंशावली प्रमाण निर्गत करने के लिए अनुसंधान करना है, यानी आपको प्रूफ के तौर पर किसी को गारंटर बनाना है। तो जो कोई आदमी इसमें शपथ लिया है वो आदमी यहाँ पे अपना नाम लिखेगा, पति पिता का नाम होगा वो लिखेगा, वार्ड गांव का नाम लिखेगा, पोस्ट ऑफिस, थाना, पंचायत और प्रखंड और जिला का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उनका जिस प्रकार होगा आवेदक का इनसे नाम होगा, उसका पिताजी का नाम होगा। गवाही के तौर पर यहाँ पे 4 आदमी का जो कि आधार कार्ड आपको लगेगा, चारों आधार कार्ड 2 कॉपी पर आपको सिग्नेचर लगेगा। उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा चारों बक्से में, उसका पति पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की संख्या और उसका सिग्नेचर। याद रहे फर्जी तरीका से आपको वंशावली नहीं बनाना है। अगर यहाँ पे फर्जी तरीका से कोई वंशावली आपका आधार कार्ड के थ्रू बनाता है तो भैया जो कोई गारंटर बनता है उस पर भी थोड़ा बहुत आंच आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत का जो नाम होगा ग्राम कचहरी का वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद सिग्नेचर कराने के बारी आता है तो आपका गांव का जो पंच होंगे उनका जो कि है सिग्नेचर और यहाँ पे उनका मोहर भी होगा। वार्ड सदस्य का भी साइन मोहर लगेगा, आंगनबाड़ी सेविका का भी लगेगा और चौकीदार साहब जो आपका होते हैं गांव के उनका चौकीदार का यहाँ पे सिग्नेचर, उनका बीट संख्या एक होता है बैच नंबर वो अपना यहाँ पे लिखेंगे और मुखिया का हस्ताक्षर और मोहर भी आपको कराना होगा। यहाँ पे पंचायत सचिव जो ग्राम पंचायत के होंगे ये आपको जो कि ज्यादातर मिलते नहीं है, ये आपको पूरा जो कि कार्यभार सरपंच साहब जो होंगे उनको आप दे दीजिएगा और खुद ब खुद साइन करा लेंगे। इनके जो कि चक्कर में ज़्यादा आपको नहीं रहना है, जितना आपको हो सके इस आदमी से जो कि आप साइन करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्राम कचहरी से यहाँ पे यही जो कि आम सूचना है वो अपने हिसाब से किसी भी आदमी के द्वारा आपसे पूछेंगे कि इनका जो कि वंशज के अनुसार इनके घर में कितना फैमिली है, कि कोई आदमी है कि नहीं, या कोई गलत तरीका से वो अपना जो कि ये सूचना प्रकट करके दूसरे से पूछकर आपको निर्गत करेंगे। तो यहाँ पर
जो सूचना संख्या होगा उनके पास एक डायरी कॉपी होगा, वो खुद ब खुद मेंटेन करते होंगे, तो पूर्णांक दिनांक जो होता है वो आपको यहाँ पे लिखेंगे। कब जो कि आदमी आवेदन किया था उसका दिनांक लिखेगा। उसके बाद जो कोई शपथ लिया था, जो कोई बनवा रहा है वंशावली, अपने यहाँ पर नाम लिखेगा, उसका पिता पति का जो नाम होगा वो लिखेगा, गांव का नाम यहाँ पर लिख लेगा, वार्ड संख्या क्या है वो भी लिखेगा, और पोस्ट ऑफिस जो होगा लिखेगा। थाना भी आपको यहाँ पर लिखना है और जिला भी आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे संलग्न जो शपथ संख्या होगा, ये जो कि आपको एफिडेविट पर ऑलरेडी लिखा होता है, वो चीज आपको यहाँ पे लिख लेना है। दिनांक को कब जो कि आप इसमें शपथ लिए थे उसका यहाँ पे दिनांक लिख लेना है। पंचायत का जो नाम होगा, पंचायत का नाम आपको यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे सरपंच द्वारा अपने हिसाब से साइन मोहर करके, जो हमको लगेगा आम सूचना के अनुसार सब कुछ सही है, हम जान बुझ लिए हैं, यही आपका मेन कॉपी है जो आपको निर्गत करके सरपंच जी साहब से आपको मिलेगा। यहाँ पे कार्यालय जो होगा ग्राम कचहरी यानी पंचायत का नाम लिखिएगा, यहाँ पे पंचायत का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम, उसका वंशावली संख्या उनको जो कि कॉपी पर पूर्णांक दिनांक होगा वो आपने लिखेगा कि जो कि यह आदमी को इतना संख्या से हमारे कॉपी में लिखा गया, खोजने के लिए आपको वहाँ पे लिखेंगे। कब जो कि निर्गत कर रहे हैं इनका जो डेट तारीख यहाँ पे होगा, पंचायत का नाम आपको यहाँ पे, प्रखंड का जो नाम होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिनांक कब हो रहा है, आवेदक का नाम, यहाँ पे शपथ पत्र संख्या जो एफिडेविट पर होता है, एफिडेविट का जो संख्या होगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे पिता पति का नाम जो होगा, माता का आपको यहाँ पे लिख लेना है। गांव का नाम होगा लिखिएगा, वार्ड संख्या, और यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा पोस्ट ऑफिस, थाना होगा आपको थाना आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद जो जिला होगा जिला आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब यहाँ पे जो वंशावली निर्गत जो किया गया है ठीक उसी प्रकार से इसी जो की है फॉर्मेट में ये चीज आपको यहाँ पे लिख कर आएगा आपको यहाँ पे। साथ ही साथ आपका जो होगा यहाँ पे ग्राम कचहरी का साइन मोहर आपको यहाँ पे करके आएगा, कब निर्गत किया गया ये चीज आपको वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको दोबारा यानी तिबारा आपको यहाँ पे भर लेना है। और यहाँ पे पंचायत सचिव का साइन हो जाएगा, यहाँ पे पंचायत का आपका क्या नाम है, प्रखंड का क्या नाम है, सरपंच साहब का साइन मोहर लग जाएगा, उनका जो ग्राम कचहरी का नाम और प्रखंड का नाम। ठीक है, ये जो कि आपको कार्यालय के लिए उपलब्ध किया गया है डाटा। ये जो कि आवेदक का नाम जो शपथ लिया होगा उसका, उसके बाद यहाँ प्रखंड का नाम, जिला का नाम, यहाँ पंचायत का नाम हो जाएगा। उसके बाद पति पिता का नाम, माता का नाम होगा आपको यहाँ पे लिखना है। पता की डिटेल्स पर पूरा आपको यहाँ पे लिख लेना है। दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर होगा, शपथ पत्र संख्या जबकि एफिडेविट पर होता है वो लिख लेना है। वंशावली जो की है प्राप्ति की तिथि, कब निर्गत किया गया था उसका डेट तारीख, ग्राम कचहरी के मूल आवेदन जिस प्रकार आदमी प्राप्त कर लिया है, जो कोई इसमें सरपंच साहब हैं उनका जो तिथि कब किए थे वो लिख लेना है। ग्राम कचहरी का जो शहीद प्रमाण पत्र प्राप्ति करने का तिथि आपको लिखना है। और ग्राम कार्यालय का जो प्रमाण पत्र निर्गत हुआ तीनों में आपको सेम डेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो बक्सा आपको दिया गया वंशावली निर्गत आपको रफ में भी यहाँ पर उनको लिख लेना है। तो कोई सिस्टम होगा इसी जो कि आपको पूर्णांक दिनांक के अनुसार से जांचा जाएगा। पूरे के पूरे 6 कॉपी आपको सरपंच साहब के कार्यालय में जमा हो जाएगा। और उसके बाद जो मेन कॉपी जो आपको यहाँ से दिया जाएगा यही जो कि है इसी पर आपको करके दे दिया जाएगा। एसडीओ कोड द्वारा एफिडेविट बनाकर वंशावली बनाया जाता है। इसमें वंशावली के लिए आपको एसडीओ कोड जाना ही पड़ेगा, लेकिन भूमि सर्वेक्षण में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, कानूनगो द्वारा बात बताया भी जा रहा है कि वंशावली की कोई जरूरत नहीं है, काहे कि वंशावली में काफी खर्चा की वजह से, भाग दौड़ की स्थिति बनने की वजह से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। तो कानूनगो द्वारा ये भी बात बताया गया है, अगर आपके पास जो कि खुद से वंशावली बना कर दे देते हैं या सरपंच साहब लिख देते हैं तो अभी उस वंशावली को आपको मान्य हो जाएगा। उसमें शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप घोषणाकर्ता का ही एक आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, उस पर आपको नाम पता लिखकर उसका वंशावली जिस प्रकार का निर्गत करते हैं वो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप ऑफिशियल सही तरीका से वंशावली बनाना चाहते हैं तो यही जो कि आपको 6 पेज का फॉर्म है, इसको सुचारू रूप से सही से भरकर पहले जो कि है अपना शपथ ले लीजिएगा जिस प्रकार से यहाँ पे, और सारे जो कि फॉर्मेट को लेकर सरपंच साहब से ये डाटा वहाँ पे सबमिट करिएगा। तो आपको तकरीबन 1 से 2 दिन 5 दिन जिस प्रकार से उनको समय मिले किसी चीज के फुर्सत से, तो आपको जो कि निर्गत करके आपको वंशावली दे देंगे। वंशावली का इस्तेमाल अगर भूमि सर्वेक्षण में करते हैं तो उसमें बेटी का नाम देना अनिवार्य है। अगर आपका फुआ है, बुआ है, बेटी है तो उसमें अपना नाम जरूर दें। तो उस टाइम में अगर कानूनगो द्वारा या खतियान जब बनता है तो बेटी का नाम, फुआ का नाम आ सकता है, लेकिन वहां पे आपको सजेशन दिया जाएगा। एक आपको एनओसी सर्टिफिकेट होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, किसी स्टाम्प पेपर पर यह बात से शपथ करा लेना है कि मेरा जो संपत्ति जिस प्रकार से मेरे पिताजी का है या जो कि मेरे दादाजी का है उस संपत्ति पर इसमें हमारा कोई हक नहीं है। यह जो कि ये पूरा हक
जिस प्रकार से हमारे भाई हैं या जो कि मेरे पिताजी हैं, उन्हीं को जो कि अपना पूरा संपत्ति सौंप रही हूँ। मेरे नैयर का कोई भी संपत्ति से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से बेटी, फुआ या कोई भी आदमी अगर आपका होता है तो एनओसी लेना आपको जरूरत है। तो इस टाइम में अगर आप एनओसी नहीं लेते हैं या आपको वंशावली पर नाम देते हैं तो आपको मुस्लिम समुदाय के अनुसार जिस प्रकार से उस जमीन पर हक अगर बेटी का होता है तो आपको हिंदू समुदाय में भी यह बात लागू हो सकता है। काफी जो कि आदमी परेशान हो सकता है। तो इस टाइम में आपका जो कि अगर बेटी का नाम, फुआ बुआ का नाम आप देते हैं तो उनका जो कि स्टाम्प पर एक शपथ जरूर करा लीजिए, तब जाकर खतियान जो आपका नया बनेगा वो आपके नाम से जिस प्रकार से जितना आपका हक बनता है उसी हिसाब से आपको बन जाएगा। एफिडेविट बनाने से पहले ये फॉर्म को पूरी तरीका से भर कर जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, एफिडेविट के साथ अपने सरपंच से मिलकर इस कागजात को सबमिट करिएगा। तो 2-4 दिन का समय लेकर वहां से आपको वंशावली निर्गत करके आप दे सकते हैं। यह जो कि कानूनगो द्वारा ये भी बात बताया गया है कब जो कि भूमि सर्वेक्षण में वंशावली की कोई जरूरत नहीं है, जो आपका एसडीओ कोर्ट के द्वारा आप शपथ लेते हैं, घोषणा कराते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो आदमी चाहे सरपंच साहब तो आपको ऐसे ही एक पन्ने पर घोषणा लिखकर वो आदमी बता सकता है, वंशावली बना सकता है। इतना आदमी की संख्या है इनके जो कि वंशावली में जो इस प्रकार आपको है। तो यही था प्रक्रिया जो वंशावली बनाने का। भूमि सर्वेक्षण में वंशावली का अहम रोल है। और वंशावली अगर आप एसडीओ कोर्ट से नहीं शपथ लेकर बनाते हैं तो जैसे भी है आपको वंशावली बना लेना है। अगर आपका खतियानी जमीन हो, दादा परदादा का जमीन हो, या वो जमीन आपके नाम पर नहीं है, पूर्वजों के नाम पर है, तो वंशावली जरूरत है। अगर आपके पिताजी अगर सेल डीड परचेज किए हुए हैं किसी प्रकार से जमीन का, अगर उसका जो कि इकलौता हकदार आप ही हैं और वो जमीन बैनामा रजिस्ट्री हुआ है तो उसमें आपको वंशावली की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से सब कुछ जानकारी हम आपको दे दी है। और अभी भी इस वीडियो संबंधित किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उरा शर्मा फिर मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।